जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं अगला चैप्टर पर्यावरण से रिलेटेड। क्या है उस चैप्टर का नाम? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। दोस्तों इकोलॉजी है क्या यानी पारिस्थितिकी है क्या, आइए हम बात करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इकोलॉजी में देखा जाए तो जो जीव हैं उनके परस्पर जो संबंध होता है वातावरण से, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, यानी वह जीव जिसका वातावरण संबंध होता है वो कहलाता है, उसके अध्ययन को यानी उन सभी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मछली है, मछली को अगर हम जल से बाहर निकाल दें तो क्या वो पारिस्थितिकी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका जो वातावरण संबंध है वो पानी से है, यानी उसका जो वातावरण है वो जल है। अगर जल में से निकाल के बाहर कर देंगे तो वो मर जाएगी, यानी कि वो पारिस्थितिकी नहीं रह जाएगी फिर उसके लिए। किसके लिए? मछली के लिए। आगे की बात करते हैं हम। जैसे मान लिया हम मनुष्य हैं, हम लोग स्थलचर यानी स्थल पे चलते हैं, और अगर हमको पानी में डाल दिया, डुबो दिया जाए कि इसी में रहो, फिर हम लोग क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों एज ए एग्जाम्पल आप ऐसे समझना चाहिए आपको, यानी वह संबंध जो वातावरण से सभी जीवधारियों का संबंध होता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, हमें खाने के लिए भोजन चाहिए होगा, हमें वनस्पति चाहिए होगा, यानी हमें जो साग सब्जी चाहिए होगा वो हमें मिलता रहेगा, यानी ये हमारा वातावरण संबंध हो जाएगा। इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग वर्ष 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया है। दोस्तों अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था। दोस्तों इससे पहले एक नाम आता है रेटर का। रेटर का नाम आता है, उन्होंने 1865 ईस्वी में इसके बारे में अध्ययन के लिए बताया था, लेकिन उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया था, यानी इकोलॉजी शब्द यूज़ नहीं किया था। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इकोसिस्टम क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों आज जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र से ही आते हैं, यानी वो इकोलॉजी से संबंधित होता है, यानी लेकिन उसका संबंध क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र से होता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यानी यह एक प्राकृतिक इकाई है। जितने भी जो इकाई क्षेत्र होता है, जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं? वो अपने पर्यावरण से संबंधित क्या करते हैं? एक नई ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। वो क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, यानी उसकी कुछ विशेषता आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, यानी वह खुद कार्य करके अपने ऊर्जा का प्रवाह कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर एक पौधा है, एक पेड़ है, वो क्या करता है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अब उसके बाद उसको कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी को कौन खाता है? यानी वो सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या? उसको अपघटक कह लीजिए आप। यानी सर्वाहारी तो इंसान भी होता है, लेकिन अपघटक कौन होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे। आगे बात करते हैं। जीवमंडल में सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, यानी जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, एक इकाई क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत वो सभी जीवधारी आते हैं। सपोज दैट अगर बात किया जाए एक मैदान है, उस मैदान में सिर्फ घास है, तो क्या वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा? लेकिन वो पारिस्थितिकी तंत्र सही पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें कुछ जीवधारी ना हो, जब तक उसको खाने वाले बकरी ना हो, घास ना हो, उसमें अगर कुछ और बात कर लीजिए कि बकरियों खाने के लिए शेर ना हो, तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं हम। यह एक खुला तंत्र है। दोस्तों खुला तंत्र का मतलब रहता है कि उनको अपने जीवन से संबंधित प्रवाह करने का अत्यधिक विचरणशील प्रतिभावना होनी चाहिए, यानी कि उनको बंद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक जंगल की बात कर लिया जाए तो जंगल में क्या करते हैं? एक जीव दूसरे जीव से आप पारस्परिक संबंध बनाते हैं, यानी जो सेम कैटेगरी के जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ संबंधित संबंध बनाते हैं। उसके बाद नए जीव पैदा होते हैं, उन जीवों से क्या होता है? अगला जीव पैदा होता है, यानी इस तरीके से वो अंतःक्रिया करके वो क्या करते हैं? जीवों के उत्पादन करते हैं। उसी तरीके से चाहे शेर हो, चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, चाहे हिरन हो। आप ये देखिए, और वहीं अगर हम बात कर ले वो अपने, और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो खुले तौर पे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो जब चाहे किसी का शिकार करके खा सकते हैं। बकरी जब चाहे घास को खा सकती है, और शेर जब चाहे किसी भी बकरी का या किसी भी हिरन का शिकार करके खा सकता है। अब दोस्तों
एक और एग्जांपल जैसे हम समझ लीजिए, जो जैसे आप गए किसी चिड़ियाघर में, वहाँ पे देखते हैं कि किसी प्रबंधक द्वारा क्या दिया जाता है उसको, यानी गोश्त या मांस दिया जाता है शेर को। तो ये खुला तंत्र नहीं होगा दोस्तों, ये बंद तंत्र होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है ही नहीं। जो खाने को मिल रहा, जो जितना हम दे रहे हैं वही चीज़ खाने को मिल रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, बंद तंत्र। खुला तंत्र का मतलब बिल्कुल खुला हो, वो अपने आप शिकार करेगा, अपने आप खाएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद उसको मृत्यु हो जाएगी। उसको मर जाने के बाद फिर जो अपघटक होंगे, जो बैक्टीरिया होगा, जो सूक्ष्मजीव होगा, जो चींटियाँ होगी, उनको आगे खा लेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो वातावरण से पारस्परिक संबंध बना लेंगे। यह एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। घास क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है, क्योंकि वो ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य से, उसके बाद उगती है, बड़ी होती है, उसके बाद कौन खरगोश या हिरन या बकरी उसको खाती है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर शेर खाता है, शेर को अपघटक हो जाते हैं। इसकी रचना 3 मूल संघटकों से होती है दोस्तों। 3 मूल संघटक क्या हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, पहले बात करते हैं। वैसे होते 2 ही हैं, जैविक और अजैविक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा संघटक को भी एक संघटक के तौर पे माना जाता है। कैसा संघटक है दिखाते हैं आपको। जैसे बात किया जाए ऊर्जा संगठन में, सौर ऊर्जा। दोस्तों अगर धरती पर अगर सौर ऊर्जा ही ना पहुंचे तो किसी पौधे का उगना संभव नहीं है। यानी जो घास उगेंगे, जो पेड़ पौधे उगेंगे, वो बिना सूर्य के उगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सन से ही, सूर्य के प्रकाश से ही क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। और उससे जो नाइट्रोजन से भी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन से भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन सूर्य से क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। और वहीं बात करें जल ऊर्जा की, दोस्तों सिर्फ सन ऊर्जा रह जाए, यानी सूर्य रह जाए, यानी प्राकृतिक ऊर्जा में अगर देखा जाए तो अगर सूर्य की ऊर्जा रह जाए और जल बिल्कुल ना हो धरती पर, तो क्या पौधों का होना संभव है? बिल्कुल नहीं। जब पौधे का होना संभव नहीं रहेगा तो हिरन ऑलरेडी मर जाएगा, फिर शेर मर जाएगा, शेर मर जाएगा, तो सभी अपघटक मर जाएंगे। तो इस तरीके से अंतःक्रिया बन रहा है। अब बात करते हैं मृदा ऊर्जा। दोस्तों मृदा में अगर ऊर्जा ना हो, मृदा में खुद की ऊर्जा होती है, अगर मृदा में ऊर्जा ना हो तो क्या कोई घास, कोई मैदान, तो कोई घास या कोई पेड़ पौधे उग पाएंगे? नहीं। भूतापी ऊर्जा, भूतापी भी यानी भूमि के अंदर भी जो ताप ऊर्जा होती है उसका भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए वो ज़रूरी होता है। बीज जब तक बीज जो भी बोया जाता है या भी जो भी बीज धरती पर जाते हैं, वो सब जब तक अंकुरित नहीं होंगे तब तक वो क्या होंगे, उग नहीं पाएंगे। वायुमंडलीय गैस है, वायुमंडलीय गैसों का होना जरूरी है। जैसे कि अभी मैंने नाम लिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे क्या होता है, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस वजह से वायुमंडलीय गैसों का होना भी अति आवश्यक है। अब बात करते हैं जैविक संगठक में। जैविक संगठक में उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। दोस्तों उत्पादक क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, वो क्या करते हैं, खुद से अपना उत्पाद बढ़ाते हैं। उनको जब उत्पाद बढ़ा लेते हैं तो उनको खाने वाला कौन होता है, उपभोक्ता होता है। वो जीव जंतु होते हैं, वो चाहे हम लोग हो गए, जो भी जीव जंतु होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपघटक की। अपघटक कौन हो जाएगा, हम जीव जंतुओं को जो खाता है। यानी अगर मान लिया कि कोई पक्षी अगर मर गया, उसको हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ती है, फिर उसके अंदर कुछ कीड़े पैदा होते हैं, फिर उसके कुछ अपघटक होते हैं, जो जीवाणु होता है, जो विषाणु होता है, वो सब क्या करते हैं, उसको खाते हैं। जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु इत्यादि। अब बात करते हैं जैविक संगठक की। जैविक संगठक भी हमने बताया कि ये भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है। जैसे ऊर्जा संगठक है, उसको हम अजैविक संगठक भी कह सकते हैं, ऊर्जा संगठक भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन हो जाएगा, वसा, यूरिया, खनिज और चट्टान, ये सब क्या हो जाएंगे, अजैविक संगठक के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों इतना ही ये बात हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और पारिस्थितिकी के बारे में। आगे जो बात करते हैं हम, वो पारिस्थितिकी तंत्र से ही रिलेटेड है। उस चैप्टर, वो नहीं चैप्टर नहीं है, उसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। दोस्तों खाद्य श्रृंखला है क्या, समझिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला वो होता है, जैसे अगर हमने क्या किया, अभी हम जस्ट लंच करके आए, नाश्ता करके आए, नाश्ता में हमने क्या लिया, कुछ खाने के लिए, तो यानी उसने हमें क्या दिया, ऊर्जा दिया। अब वो जो श्रृंखला बनी, वो श्रृंखला कैसे बन गई, यानी कि सबसे पहले वो मान लो हमने सब्जी खाया, आलू खाया, तो आलू क्या हुआ, धरती से उगाए हो गए। किसान भाई ने क्या किया होगा, धरती से उगाया होगा। धरती से उगाने के बाद वो क्या होगा, बेचा होगा, उसके बाद हम लाए हैं, हम खा लिए। अब हम क्या करेंगे, हमको एनर्जी मिली है, हमें एनर्जी मिली है, तो एनर्जी मिलने के कारण क्या हुआ है, हमारा निर्माण हुआ है, यानी यही कहलाता है खाद्य श्रृंखला। तो इसमें क्या कहलाता है, एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हुआ, ये ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। लेकिन आइए क्रम से हम समझते हैं। जैसे घास उत्पादक है, घास अपने आप स्वयं उग जाता है, लेकिन किससे, सूर्य से प्राप्त करने के बाद, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद। अब बात करते हैं उपभोक्ता। जैसे टिड्डा क्या है, वो घास को खाता है।
टिड्डा घास खाता है, और वही टिड्डे कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। और वही कहीं सर्प अगर मर जाता है या फिर सर्प को चील खा लेता है, वो आगे आगे क्रम बनता रहता है। लेकिन अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे बात किया जा रहा है घास का। घास प्राथमिक उपभोक्ता है? नहीं है, क्योंकि ये उत्पादक है। उत्पादक होने के साथ साथ अब इसमें क्या हो रहा है कि टिड्डा ने इसको खाया, इस मेंढक ने फिर टिड्डा को खाया, सर्प ने फिर क्या किया? मेंढक को खा लिया। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इस तरीके से क्रम चलता रहता है, यानी ये हो गया ऊर्जा का प्रवाह। अब बात करते हैं आहार श्रृंखला में, जब हम एक और अगर हम देखते हैं, एक और संबंध बनाते हैं, जैसे घास क्या हो गया? वह स्वपोषी हो गया। बकरी क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता। वहीं सर्वाहारी उपभोक्ता कौन हो गया? मनुष्य। अब हमने बताया ना कि हमको ऊर्जा मिला, कैसे मिला है? मान लिया अगर इसकी जगह हमने जो अभी सब्जी खाया, सब्जी खाने की जगह अगर हमने बकरी के मांस खाया होता तो सॉरी ठीक है, तो क्या होता है फिर? अगर मैंने इसके मांस को खाया होता तो फिर क्या होता? वो भी तो हमें एनर्जी देता है, वो भी हमें, बकरी के मांस भी हमें एनर्जी देती है ना। तो अब इस तरीके से हमें क्या हुआ, यानी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं संख्या पिरामिड के हिसाब से हम समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे अगर उत्पादक, अगर बात करते हैं उत्पादक की, अगर उत्पादक जो है अगर ये ज़्यादा हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उत्पादक कम हो जाए, अगर इसका पिरामिड अगर हम उल्टा बना दें, मान लिया ये पिरामिड अगर हम उल्टा बना दें, जैसे यहां पे हमने कर दें यहां पे घास, यहां पे कर दें उत्पादक, यानी उत्पादक यहां पे कर दें, यहां पे कर दें प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पे कर दें द्वितीय उपभोक्ता, यहां पे कर दें तृतीय उपभोक्ता, यहां पे कर दें अपघटक, तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र रह जाएगी? नहीं रह जाएगी दोस्तों। कैसे नहीं रह जाएगी? मैं बता रहा हूं। अगर घास की मात्रा अधिक नहीं होगी, घास की मात्रा अधिक नहीं होगी तो हिरन कम रहे। अगर सपोज अगर हिरन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हिरन हो जाएगा तो क्या करेगा? वो सभी घासों के जितने घास के जाने जितने चारागाह हैं उसको खा लेगा, फिर वो रही नहीं जाएगा घास। फिर क्या करेगी हिरन? क्या करेगा? हिरन तो मर जाएगी। हिरन मर जाएगी तो उसके बाद हिरन अगर मान लिया अगर हिरन भी अगर ज़्यादा है और शेर उससे ज़्यादा है तो क्या करेगा? शेर या चीता जो मिल के हिरन को खा लेंगे तो फिर क्या होगा? हिरन की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ये जो परितंत्र होता है, यानी पारितंत्र, यानी पारिस्थितिकी का जो तंत्र है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसी ऊर्जा के प्रवाह को लिए, यानी संख्या पिरामिड समझिए। घास का होना अत्यधिक आवश्यक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो सबसे कम होता है, द्वितीय उपभोक्ता उससे कम होता है, तृतीय उपभोक्ता यानी कि अपघटक जो होता है वो उससे कम होता है। एक पिरामिड के हिसाब से मैं अभी नीचे दिखाऊंगा जो ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। लेकिन अब बात समझिएगा, मैंने ये कहा घास सबसे अधिक है, यानी क्या हिरन क्या करेगा? एक दिन तो खाएगा नहीं, रोजाना खाएगा, तो रोजाना खाते खाते क्या करेगा? उसके अंदर एनर्जी भरती रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा उपभोक्ता कौन आएगा? मान ली प्राथमिक उपभोक्ता, मान ली बकरी। अब उसके बाद हिरन ने क्या किया? हिरन भी अपना ऊर्जा का प्रवाह करता है अंतर संबंध क्रिया करके, और उसके क्या करता है? वो नए उसके ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे भी क्या होते हैं? ढेर सारी संख्या में बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय आता है जब द्वितीय उपभोक्ता, यानी जिसको हम शेर या चीता कह लेते हैं, वो क्या करेगा? वो उनको खाएगा। उनको खाने के बाद क्या करेगा? उसमें ऊर्जा का प्रवाह होगा। और उसके बाद क्या करेगा? जब वो कभी मर जाएगा तो उसके अपघटक जो होंगे, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल होंगे, वो सबको क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा। आगे की बात करते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, घास बिल्कुल कम हो जाए, तो हिरन तो मर जाएगा ऑलरेडी। जब हिरन मर जाएगा तो शेर चीता भी मर जाएंगे, शेर चीता मर जाएंगे, तो फिर बात पारिस्थितिकी की बात ही खत्म हो जाएगी, यानी आहार श्रृंखला नहीं रह जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, यानी 10% का एक देखा जाएगा कि 10% में कैसे? मान लिया कि ऊर्जा का प्रवाह में अगर पिरामिड के हिसाब से आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं? अगर 1000 संख्या है, मान लिया कि उत्पादक की संख्या 1000 है, तो उसका 10% ये होने चाहिए, यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा वो 10% होगा। वहीं अगर द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे तो वो भी 10% होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड बनेगा वो नहीं बन पाएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं रह जाएगी। आगे की बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मान लिया ये है। अब मैंने कहा उत्पादक का होना अत्यधिक आवश्यक है। मान लिया 10,000 कोई भी चीज़ हो गया, चाहे वो घास हो गया, चाहे मैदान हो गया, कुछ भी। मान ली 10,000 उसकी संख्या है, तो इसका 10% ये कितना बनेगा? यानी 100 बनेगा। इसका 10% ये कितना बनेगा? ये 10 बनेगा। इसका 10% ऊपर जब जाएंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसका मतलब होता है कि उत्पादक अत्यधिक होना चाहिए, उसके बाद उसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता होना चाहिए, उसका 10% द्वितीय उपभोक्ता होना चाहिए, उसका 10% तृतीय उपभोक्ता होना चाहिए।
ये क्रिया से हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अच्छे से हम समझ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इकोटोन। इकोटोन क्या होता है ये समझिएगा। परीक्षा में यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। बहरहाल ये अब देखा जाए तो छोटे मोटे एग्जाम में भी इकोटोन के बारे में पूछा जाता है, और यूपी टेट सीटेट वाले ज़रूर देखा करें इसको, क्योंकि इकोटोन से संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। बात करते हैं इकोटोन क्या होता है। जैसे सपोज दैट एक घास का मैदान है, एक समुद्र का स्थल है, तो दोनों जब यानी हर वो जगह जहाँ पर दो पारिस्थितिकी तंत्र का दो स्थल आपस में मिलते हों, या सपोज दैट जैसे घास का मैदान हो, यानी घास का मैदान हो और कुछ वृक्ष हों, तो जो ढेर सारे वृक्ष हैं और ढेर सारे घास का मैदान है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। जहाँ पर मिलेंगे उसी को इकोटोन कहेंगे। या ऐसे समझिए कि एक स्थल समुद्र का है और एक स्थल घास स्थल हो, यानी स्थल हो। तो मगरमच्छ क्या करता है, मगरमच्छ को देखिए ऊर्जा दो जगह से मिलती है। कहाँ से, एक जल से और एक स्थल से। स्थल में भी कुछ रहने वाले जीवों को खाता है, स्थल में भी रहने वाले जीवों को वो पकड़ के खा लेता है। यानी अगर बकरी मिल जाए उसको बकरी खा लेता है, खरगोश मिल जाए खरगोश खा लेता है। और वहीं अगर बात करेंगे जल के अंदर, तो जल के अंदर वो मछली को भी खा लेता है, और उसमें रहने वाले सांप और जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उसको वो खा लेता है। कौन, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के लिए इकोटोन क्या हो जाएगा, यानी जल और स्थल दोनों, यानी समुद्र और स्थल दोनों। तो यानी वह स्थल जहाँ पर दो ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, दो ऊर्जाएं मिलकर एकत्रित होते हैं, उसे हम बोलते हैं वो इकोटोन। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर मछली को कहा जाए कि मछली समुद्र से निकल के बाहरी चीज़ों को खा ले, तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन मछली क्या करेगी, मछली जब ये स्थल के करीब में जब जाएगी किनारे बिल्कुल, तो वहाँ जो घास होता है, घास को वो खा सकती है। मछली क्या करेगी, घास को खा सकती है। जब घास को खा सकती है तो उसके लिए वो क्या हो गया, ये जगह क्या हो जाएगी, इकोटोन हो जाएगी, इकोटोन हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी पारिस्थितिकी असंतुलित क्यों होती जा रही है, क्या रीज़न है। दोस्तों सबसे बड़ा जो योगदान हो रहा है, यानी सबसे बड़ा जो इंसानों ने योगदान दिया है इसमें, यानी पृथ्वी के विनाश करने में और पारिस्थितिकी को नाश करने में, वो क्या रीज़न हो सकता है, वनोन्मूलन, यानी वनों का काटना। आइए जानते हैं क्या क्या रीज़न है वनों का काटने में, और कैसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग बिल्कुल ख़राब करते जा रहे हैं, बिल्कुल डैमेज करते जा रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं। देखिए बात करते हैं, जैसे पहला चीज़ देखिए आप, पहला क्या होगा, कागज़ की भारी मांग। यानी कागज़ की भारी मांग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उस पर क्या होता जा रहा है, उसमें कागज़ की भारी मांग बढ़ते जाते में क्या हो रहा है, लोग वनों को काट रहे हैं। वनों को काटने के बाद उसके छाल को निकालते हैं, उससे क्या करते हैं, कागज़ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यानी वो वनों से ही बन रहा है, यानी वनों को काटना अनिवार्य हो गया। लोग काट रहे हैं ज़बरदस्ती करके, चाहे तो दूसरा कोई इलाज हो सकता है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं हम वन अग्नि की, यानी दो पौधों को टकराने से जंगल में आग लग जाता है। जंगल में आग लगने के कारण क्या हो जाता है, फिर वहाँ पर वनों का नाश हो जाता है। वनों का नाश होने के कारण फिर क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने बर्बादी के कगार पे वो आ जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता है, पेड़ पौधों को काटने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं साल 2 साल, उसके बाद वहाँ के जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब एक पौधे को बड़ा होने में कम से कम 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल लगता है, लेकिन यहाँ पर एक पल में काटते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे, वहीं पर उसको जला देंगे, जलाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक सही तरीका नहीं होगा। आगे बात करते हैं वनों का चारागाह में परिवर्तन, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चारागाह बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, वनों को जो है काट देते हैं। काटने के बाद वहाँ पर चारागाह उगाते हैं, जिससे हम अपने पशुओं को पाल सकते हैं। यही करने के लिए हम वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी पारिस्थितिकी डैमेज होती जा रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि वनों को काटते काटते हम लोग इतना काट दिए हैं कि आजकल हमारे घरों में बंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो रहने वाले पेड़ के हैं, और उसको हम पेड़ को काट देंगे तो क्या करेगी, बंदर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। वो आएंगे हमारे छतों पे, हमारे बालकनियों में टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, हमें परेशान करते रहें, और हम भी उनको परेशान करते रहेंगे। वो खाने को नहीं पाएंगे तो हमारे घर से वो ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। अभी तो सिर्फ बंदर ही आ रहे हैं, लेकिन आने वाले देश में आने वाले समय में हाथी भी आएंगे, भालू भी आएंगे, यानी सभी जीवधारी आएगा। अब बात करते हैं शहरीकरण। दोस्तों जैसे हमने वनों के कागज़ की भारी मांग बताई, वैसे शहरीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने कोई प्लॉट लिया, या फिर हमने कोई देखा बड़ा सा बगीचा, हमने क्या किया, हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये साल भर में हमें आम का, यानी मान लीजिए 4 बीघे में अगर आम का पेड़ है, तो हम सोचते हैं साल भर में हमें इतना ही देता है, हम इसको काट के अगर बिल्डिंग बना दें तो हमें कितना देगा, हम तुरंत हिसाब लगाने लगेंगे। तो करोड़ों अरबों का हमारा हिसाब बन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि नहीं भैया, हम इसको काट के क्या करेंगे, पहले हम इसमें बिल्डिंग बना देंगे, यानी धीरे धीरे वो शहरों का निर्माण हो जाएगा वहाँ पर। तो शहरीकरण भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वन के ह्रास का सबसे अत्यधिक कारण है। अब बात करते हैं वन भूमि का कृषि भूमि में बदलना। वन भूमि का कृषि भूमि में बदलना,
बगीचा है उसको हमने काट क्या किया, सोचा कि यार उसमें गेहूं बो दें, जौ बो दें, यानी साल भर में 3 चीज़ें बोएंगे, वहीं आम फलेगा तो एक ही बार में। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के कृषि में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे हम वनों का नाश होता जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, दोस्तों जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो क्या होती है, जैसे ढेर सारे पेड़ पौधों का कटना, उखड़ना, यानी उखड़ के क्या होता है, तबाह हो जाते हैं, ऐसे पेड़ पौधों का भी नाश हो जाता है। औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी का काटना, औद्योगिक व व्यावसायिक यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वनों को काट दिया जाता है, जिससे वनों का नाश होता जा रहा है, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में विफल होती जा रही है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम। दोस्तों अभी हमने एक चीज़ नहीं बताया आपको कि इकोसिस्टम के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है। तो वर्ष 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा। एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया गया था, यानी प्रयोग किया गया था। किसे कहते हैं, मैंने स्पेशली बता दिया आपको। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो सबसे पहले जो वर्ड का यूज़ किया गया था वो किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और वहीं अगर बात करें कि सबसे पहला किसने इसके बारे में जाना था तो वो थे रेटर ने। लेकिन रेटर का नाम नहीं पूछता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी के कौन है, अर्नेस्ट हैकल, इकोसिस्टम के कौन है, एजी टांसले। ठीक है, इन्होंने वर्ड का यूज़ किया था 1869 में, इन्होंने किया है 1935 में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए प्रमुख दिवस यानी कि पर्यावरण संबंधित कुछ प्रमुख दिवस है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। विश्व नम भूमि दिवस, यानी विश्व नम भूमि दिवस जो है हमारे पर्यावरण में अत्यधिक महत्व, अत्यधिक योगदान देता है। कैसे, अगर नम भूमि नहीं रहेगा तो हम ऊर्जा का उसमें से हम अंकुरित बीज नहीं उत्पादन कर पाएंगे, बीज जब उत्पादन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, वो हम पर्यावरण से संबंधित जो पेड़ पौधे उगाना हो नहीं उगा पाएंगे, यानी नम भूमि का होना अत्यधिक आवश्यक है। विश्व वन दिवस, वनों का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए जीने का, मतलब जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, यानी वन नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस, वाटर का होना अत्यधिक आवश्यक है। आपको पता है अगर मान लिया कि पूरे पृथ्वी पर 71% जल है तो उसका 3% या 2.5% ही पीने योग्य हमारे पास पानी है, वरना सारे जितना भी जल है, जितने भी पानी है वो सब खारे हैं, वो सब महासागरीय जल, वो सब वेस्टेज हैं। अब बात करते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है अर्थ को सेफ रखने के लिए, यानी पृथ्वी को सेफ बचाने के लिए हमें पृथ्वी दिवस मनाना पड़ता है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इसलिए कि पृथ्वी को सेफ रखा जाए। और ये पृथ्वी पर जितने भी हम लोग उसमें उत्पाद कर रहे हैं, जिसको उत्पाद जो होता है मतलब हम लोग विनाश कर रहे हैं पृथ्वी को, वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, चाहे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर, चाहे CFC छोड़कर, चाहे पेड़ पौधों का नाश करके कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए घातक है। जैव विविधता दिवस, जीवों की विविधता होना अत्यधिक आवश्यक है हमारे वायुमंडल, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। दोस्तों ये रहा हमारा आज का चैप्टर जिसको बोला जाता है इकोलॉजी। दोस्तों इसको आप विधिवत समझिएगा, आगे चल के हम अगला चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, यानी नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।